काफी ज्यादा सफोकेशन हो रहा है। नहीं नहीं, एसी तो नहीं चलवाएंगे, पर पंखे चला सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम? फ्रीडल क्राफ्ट हो गया था, एसाइलेशन। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है दिमाग में मेरे कि आपके जो 16 तारीख को डेट आई है वो तो मेंस है ना। कोई एडवांस के टॉपिक्स क्यों हम मतलब कार्बोनिल से तो वैसे ही टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेंस में तो आते ही नहीं है। तो जो सीक्वेंस चल रहा है उसके हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका SN1 SN2 E1 E2, और लास्ट हम आ जाएंगे एरोमेटिक फिनॉल और एनिलीन। उसके मतलब इसी टॉपिक से अगर हम चलें तो ज्यादा बेटर है मेंस के लिए। और बाकी आपको जो मैंने चैप्टर बताए थे शुरू किया पढ़ना उनको मेंस के लिए, ठीक है? उनको पढ़ते रहना। तो चलो आज इसके आगे ही हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बस आपस में बातें बंद करो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक और एडिशन है फ्री रेडिकल एडिशन, पहले बता देते। फ्री रेडिकल एडिशन, रेडिकल एडिशन जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि पूरे आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको एक ही जगह मिलता है, और वो है एल्कीन्स एल्काइंस में HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एडिशन, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल से होता है। और बेसिकली यहाँ पे एक और तरीका हम बता सकते हैं, हैलोजिनेशन भी कर सकते हैं एट लोअर टेम्परेचर, तो भी एल्किन एल्काइंस पे एडिशन होता है। तो सबसे पहले तो मेन प्रोसेस देखें कि कहाँ पे होगा। तो पहला हेडिंग तो यही डालो, फ्री रेडिकल एडिशन। होगा कहाँ? एल्कीन्स एंड एल्काइंस में रिएजेंट रहेगा HBr पेरोक्साइड, या फिर HBr और सनलाइट, ठीक है? रेडिकल का इनिशिएटर या तो पेरोक्साइड होता है या फिर सनलाइट। क्लियर? यहाँ पे अब जो भी बनेगा प्रोडक्ट वो तो बना के दिखाएंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव्स। तो पहले आपको फ्री रेडिकल एडिशन कहाँ होता है उसे जनरल याद रखना है, ठीक है? इसके बाद हम रिएक्शन पे और मैकेनिज्म पे आते हैं। तो जनरल रिएक्शन लिखिए, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 HBr R2O2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH2 CH2 Br। तो मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट होता तो सेकेंडरी पे आता ब्रोमीन, है ना? 2 डिग्री पे मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है एक बार बोल के देखें। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है? जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट किस कार्बन पे जा रहा है? जहां ज्यादा हाइड्रोजन, इसलिए मार्कोनिकोव का ऑपोजिट है। इतनी बात क्लियर सबको? तो ये हो गया आपका AMK प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकोव्स। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे कैसे बन रहा है। चलो लिखना बंद करें, समझें पहले इसको। तो सबसे पहले वही चेन इनिशिएशन, पहले जो आपका प्रोसेस होता है, यहाँ हमने सनलाइट नहीं लिया, पेरोक्साइड लिया है, तो पेरोक्साइड टूट जाएगा, क्या बनेगा? एल्कोक्सी रेडिकल, ठीक? अब जो एल्कोक्सी रेडिकल है वो किस पे अटैक करेगा? HBr। अब H रेडिकल तो कभी नहीं बनता ना, ठीक है? अनस्टेबल है, तो क्या बनेगा? ROH प्लस Br रेडिकल। तो ये तो हो गया इनिशिएशन, एक बार Br रेडिकल जनरेट हो गया। अब Br रेडिकल किस पे जाके अटैक करेगा? एल्कीन पे। तो एल्कीन है हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो रेडिकल का अटैक कैसे दिखाते हैं, पाई बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिकली, है ना? रेडिकल आपके पास है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो आप ऐसे सपोज करो कि ये टूटेगा,
अब अगर ब्रोमो रेडिकल 2 डिग्री पे जाता तो यहाँ फ्री रेडिकल क्रिएट होता 1 डिग्री पे। अगर ब्रोमो रेडिकल 1 डिग्री पे जाता है तो फ्री रेडिकल कहाँ बचेगा 2 डिग्री पे। तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन मोर फेवरेबल होगी, जहां से 2 डिग्री एल्काइल रेडिकल जनरेट हो, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी रेडिकल से ज्यादा है। तो इसको भेजेंगे यहाँ, ठीक है, क्या बन गया आर सी एच रेडिकल CH2 पे Br। समझ आया यहाँ तक? अब जो रेडिकल जनरेट हो गया है उसे फिर से किस पे अटैक करेंगे, वापस HBr पे। तो फिर से ये H ले लेगा RCH2CH2Br और फिर से क्या जनरेट हो जाएगा, चलती रहेगी रिएक्शन। क्लियर? अब पॉइंट ये आता है कि ये रिएक्शन HBr के साथ ही क्यों ऑब्जर्व की गई है ना, HI HCl इनके साथ क्यों नहीं देखे गए। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसका ओवरऑल जो हमें एनर्जी चेंज मिलता है जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं, जैसे आपने इसके लिए वाला डेल्टा H1 H2 H3, तो ओवरऑल जब आप उन सब का एनर्जी चेंज देखते हैं तो नेट चेंज नेगेटिव किसके लिए आता है, सिर्फ HBr के लिए। बाकी सबके लिए क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेल्टा H नेट या ओवरऑल सबका, समझ गए ना, हर स्टेप का निकाल रहे हैं और फिर उनको टोटल कर रहे हैं। तो डेल्टा H ओवरऑल नेगेटिव आता है केवल किस रिएक्शन के लिए, HBr के साथ। बाकी सबके लिए अगर हम देखें ओवरऑल पॉजिटिव रहता है फॉर अदर HX। तो रीजन हम ये देते हैं कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस या देखा जाए कि प्रोसेस किसके लिए फीजिबल है, तो HBr के साथ रेडिकल एडिशन, बाकी के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर है आप सबको? ठीक है, नोट कर लो इसे। हो गया कंप्लीट? हो गया आप सबका, देख लिया? चलो अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे आते हैं। इसके एग्जांपल्स उसी में लेंगे बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे, तो HBr नॉर्मल भी ऐड कराएंगे और HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी। समझ गए ना? तो एक तरफ मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, दूसरी तरफ एंटी मार्कोनिको। क्लियर ये पॉइंट? तो यहाँ एग्जाम्पल नहीं ले रहे इसलिए। चलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फिर से वही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी है, एल्कीन्स और एल्काइंस की। तो सबसे पहले हम सोचेंगे एडिशन किस में हो सकता है, जिसमें अनसैचुरेशन हो। तो जब रिएक्शन होगी अनसैचुरेशन ब्रेक होगा, वैलेंसी फ्री होगी, तो जाके आपका रिएजेंट उस पर जुड़ेगा, तो एडिशन। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि एल्कीन्स और एल्काइंस पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस में देखा जाता है, characteristic reaction of
एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक तो बेंजीन पे भी किया था, लेकिन वहां पे एडिशन ना देके सब्स्टिट्यूशन दिया, एरोमेटिसिटी बनी रहे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन। अब देखो यहाँ मिटा दो इसको आप पूरा। यहाँ पे अगर हम देखें तो दो तरह के मैकेनिज्म पॉसिबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है ना अटैक करने एल्कीन एल्काइन पे, उसका साइज क्या है, स्मॉल है H+D+, या फिर लार्ज है जैसे X+, NO2+। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम मैकेनिज्म दो टाइप का बताते हैं। तो यहाँ पे पहले जनरल लिखा हूं क्या, जनरल रिएक्शन, जैसे आपके पास मार्कोनिकोव्स रूल भी इसी में आ जाता है। कोई भी पोलर रिएजेंट जब लेते हैं, पोलर रिएजेंट में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल भी होगा और नेगेटिव टर्मिनल भी होगा। तो इस पॉइंट पे हम मार्कोनिकोव्स रूल लगाते हैं कि नेगेटिव पार्ट हमेशा कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है। दिस इज बेसिक रूल बाय मार्कोनिकोव्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं MK एडिशन रूल। लिख लेते हैं पहले इसको, MK एडिशन रूल को। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ या एडिशन टू unsymmetrical alkenes or alkynes, negative part of the reagent goes to that carbon या added to that carbon which has lesser number of hydrogen atoms। देखो दो पार्ट है, एक तो एल्कीन एल्काइन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, अदरवाइज क्या फायदा। मान लो आपने दोनों तरफ ही सेम हाइड्रोजन रखने हैं तो कहीं भी चला जाए इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा है कि रिएजेंट कैसा होना चाहिए, पोलर। ठीक है, X2 के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, HX के एडिशन में सोचना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे कंसेप्ट इसके पीछे क्या काम कर रहा है बेसिकली, कि जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है नेगेटिव पार्ट वहां जाता है। तो मार्कोनिकोव्स ने आपको हाइड्रोजन के हिसाब से बताया, पर आप तो आगे डिटेल में भी देखेंगे मैकेनिज्म। तो हाइड्रोजन ना हो किसी पे भी या बराबर हो, सपोज यहाँ है मिथाइल, यहाँ CH PH लगा दें हम फिनाइल, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन तो बराबर हो गए। लेकिन कार्बोकेटाइन जहां ज्यादा स्टेबल बनेगा, आपका नेगेटिव पार्ट वहीं पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है, कि नेगेटिव पार्ट विल ऐड टुवर्ड्स, किधर जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। जहां आपका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है उसी की तरफ जाके ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अब मैकेनिज्म पे आएंगे, कंप्लीट कर लो इसे। ऊपर से ही समझाएंगे इसको, लिख लो पहले, क्योंकि मैकेनिज्म को फिर मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। डन। मैकेनिज्म टाइप 1 टाइप 2 दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टाइप 1 जब इलेक्ट्रोफाइल स्मॉल है, छोटे साइज का है, और टाइप 2 जब इलेक्ट्रोफाइल लार्ज साइज का है। ठीक है, तो मैकेनिज्म यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शॉर्ट में लिख रहे हैं। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला लिख देती हूं मैं पहले, टाइप 1, और इधर लिखा हमने टाइप
सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट टाइप इससे कब देख रहे हैं हम, जब व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज स्मॉल साइज्ड, जैसे कि H+ और D+। ठीक है, पहले इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। पैरेलल लिखा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कंपैरिजन करते हुए, अदरवाइज अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा टाइप, पहले टाइप ही डिफाइन कर देते हैं। जब इलेक्ट्रोफाइल है, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज लार्ज साइज्ड, जैसे कि अब इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे, कुछ एक लिख देती हूँ, जैसे हेलोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम। ठीक है, कोई भी और दूसरे। अब यहाँ पे पॉइंट पहले वाले का देखते हैं, समझो, है ना, लिखना बंद करें। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा पैरेलल लिखना भी है या टाइप 1 पहले लिख के फिर टाइप 2 लिखना है। फर्स्ट थिंग, जब आपके पास छोटा इलेक्ट्रोफाइल है जैसे कि H+, तो यहाँ ये आप इसको ऑर्बिटल पिक्चर से समझो। मेरे पास है यहाँ पे कार्बन कार्बन, ग्रुप कौन से हैं अभी उसको छोड़ो, ये हमने बेसिक देखा, डबल बॉन्ड पे pp ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है स्मॉल साइज्ड, स्मॉलर है, तो ये जाके किसी ना किसी एक p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो किसी एक कार्बन के पास चला जाएगा, जिसके पास E+ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम आ गए। सपोज यहां गया, और ये वाला p ऑर्बिटल क्या हो गया, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन थे ना, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किस काम में आ गए, E के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन लाया ही नहीं था, तो दोनों पाए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आए, तो एडजेसेंट जो पास वाला कार्बन है वो खाली हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया उस पे। तो बेसिक इसको ऐसे ही दिखाते हैं, पाई बॉन्ड का अटैक, RCH। अब ये किधर जाना पसंद करेगा, जब पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि अगर ये इस पे गया तो प्लस इस पे क्रिएट होगा 1 डिग्री, और अगर ये खुद 1 डिग्री पे गया तो क्या बनेगा, अलग से दिखा देते हैं, ये H और प्लस किस पे आएगा 2 डिग्री। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादा फेवरेबल क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर ये पॉइंट सबको। नॉर्मल कार्बोकेटाइन बना है तो हमेशा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, तो एक पॉइंट तो ये आया कि रीअरेंजमेंट होगा अगर पॉसिबल हुआ तो, है ना, ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो नॉर्मल कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल। ठीक है। नंबर 2, कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री क्या रहती है, sp2 है, प्लेनर रहेगा। अगर कार्बोकेटाइन प्लेनर है ना, इधर कैमरे के सामने आ रहे हैं, प्लेनर है, तो इसके ऊपर अटैक जो होगा अब न्यूक्लियोफाइल का, वो दोनों साइड से हो सकता है, तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स नहीं है, तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। जहां स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स होती है कि भाई ये एक ही तरफ से अटैक कर सकता है, तो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। आगे पढ़ोगे जैसे SN2 होता है, E2 होता है, ये सब स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, जहां अटैक एक ही साइड से हो सकता है। क्लियर। लेकिन जहां पे अटैक दोनों तरफ से हो सकता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स नहीं है, उसे बोलेंगे नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक निश्चित, स्टीरियो स्टीरियोकेमिस्ट्री निश्चित नहीं है। क्लियर। तो जब नॉर्मल कार्बोकेटाइन बनता है, अगला पार्ट कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, माइनस ही मान ले अब तो, है ना, तो ये जाके दोनों तरफ से अटैक कर लेगा, तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हम मान कार्बन बन चुका है तो दो प्लस भी और माइनस भी, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे प्रोडक्ट की कोई निश्चित नहीं है। क्लियर। तो दो बातें आई यहां से, कार्बोकेटाइन बनेगा, पहला कार्बोकेटाइन हमेशा वही बनाना जहां स्टेबिलिटी ज्यादा है, रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, और लास्ट बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो वो फिक्स नहीं रहेगी।
इज दैट क्लियर? टाइप 1 मैकेनिज्म। ठीक है, आप टाइप 2 पहले उसको भी समझते हैं, फिर लिखना एक साथ। अब टाइप 2 में हम क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो लार्ज है, बड़ा है, तो ये आके एक पे ओवरलैप नहीं करेगा। अटैक तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ से ही हो रहा है, ये आके इन दोनों के बीच में फंस जाएगा। साइज इतना छोटा नहीं है कि एक से ओवरलैप करके रह जाए, साइज बड़ा है तो क्या होगा, देखो कैसा हमें नजर आएगा। समझ में? तो ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन नहीं है, इसे बोलते हैं ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। जो नॉर्मल था इसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है इसको क्लासिकल आता है, वैसे काम ऐसे ही करता है, क्लासिकल कर करके रीअरेंज कर जाता है, और वो नॉन क्लासिकल है वो वैसे ही फंसा का फंसा ही रह जाता है। वो रीअरेंजमेंट कैसे करेगा जब वो कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा नॉर्मल। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, मैं ले लेती हूँ X प्लस ले लिया सपोज, E प्लस भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों के बीच में आके फंस गया है तो हमें तो ऐसी सिचुएशन मिल रही है ना, दिस इज है समझ में, दोनों के साथ पार्शियल ओवरलैपिंग करें, तो इसको हम क्या नाम देंगे, नॉन क्लासिकल या ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन, ब्रिज्ड या फिर नॉन क्लासिकल। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये जैसा दिया है ना वैसे ही प्रोडक्ट बना देते हैं, सोचना नहीं पड़ता, इसमें तो बहुत मैकेनिज्म लगाना पड़ता है, पूरा रीअरेंज कराते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है, इसे कुछ नहीं आता। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन देयर विल बी नो, आपको समझ में आता है ना, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आते हैं, बैठा है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक तो इसी पे करेगा, क्योंकि चाहे पॉजिटिव आए या पार्शियल पॉजिटिव आए, जहां एल्काइल ग्रुप ज्यादा है स्टेबिलिटी तो वहीं ज्यादा है। तो जब ट्रांजिशन स्टेट इसकी आएगी तो ये इधर बॉन्ड बना लेगा और इधर से बॉन्ड टूटेगा। क्लियर ये पॉइंट? तो यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे भी दिखा दूं तो ये गलत नहीं है, वो मैंने TS दिखा दिया, बल्कि ये दिखाना चाहिए। पार्शियल बॉन्ड्स तो हम ट्रांजिशन स्टेट में दिखाएंगे ना, तो कहां से बॉन्ड टूट रहा होगा जब ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे, ताकि इधर आए पॉजिटिव चार्ज, समझे? तो जहां पे पॉइंट वही है, मार्कोनिकोव का ही रूल चल रहा है, नेगेटिव पार्ट वही जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। या हम हाइपोथेटिकली सोचें कि कार्बोकेटाइन अगर बन रहा होता तो कहाँ स्टेबल बन रहा होता, पर अब पॉइंट है कि न्यूक्लियोफाइल के लिए एक ही साइड फ्री है जहां से वो अटैक कर सकता है, बैक साइड। अब आप ऐसे सोचो, इधर तो ब्रिज्ड, ये आपका X जुड़ा हुआ है, इस अटैक करना इस कार्बन पे तो नीचे से ही आके अटैक करेगा ना, बैक साइड से, उस सेम साइड से तो आ नहीं सकता क्योंकि ये बैठा हुआ है पहले से। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? तो ये पोजीशन फ्रंट साइड से ब्लॉक्ड है तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। अब जब अटैक सिर्फ बैक साइड से ही हो रहा है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी फिक्स होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे एक स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कब, जब रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स हो। स्टीरियो स्पेसिफिक की ये भी एक बहुत बड़ी खामी होती है या कंडीशन होती है, अगर आपका रिएक्टेंट सिस या ट्रांस होता तो प्रोडक्ट भी कोई एक ही बनता, पर रिएक्टेंट की कोई ज्योमेट्री फिक्स नहीं है तो प्रोडक्ट की फिक्स नहीं है। पर मैकेनिज्म वाइज हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं स्टीरियो स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं करूंगी, लेकिन ये जरूर बोलूंगी कि केवल कौन सा एडिशन पॉसिबल है, ओनली एंटी एडिशन इज पॉसिबल। समझ गए? टेक्निकल बातें हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक उस रिएक्शन को बोला जाता है जहां एक सिंगल स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट से एक सिंगल स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है, आपने एंटी एडिशन तो बोल दिया, न्यूक्लियोफाइल नीचे आ गया और CH2 पे X ऊपर चला गया, पर मुझे बताओ यहाँ तो फ्री रोटेशन है, तो फिक्स क्या करेंगे हम, समझे ना इस पॉइंट को। तो कायरल तो केवल यही हुआ ना, न्यूक्लियोफाइल अब प्रोडक्ट बनने के बाद तो इसके अबाउट फ्री रोटेशन हो ही सकता है, तो इसमें ना तो एंटी एडिशन का मतलब रह गया और ना ही कोई स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का।
तो एक जनरल में नहीं रह गया, पर एग्जाम्पल करेंगे तब बनेगा। समझो, जनरल रिएक्शन में कोई मतलब नहीं दिख रहा, पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां दोनों एडिशन हो सकते हैं, सिन एंड एंटी एडिशन आर पॉसिबल, जबकि वहां पे कौन सा एडिशन होगा, ओनली एंटी। समझ में आया यहां तक? बाकी एग्जाम्पल से क्लियर होगा, तो पहले इतना लिख लो। इस पी ऑर्बिटल वाले पिक्चर को मिटा दो, नहीं, चलो लिख लेना। इस पॉइंट में ना एक और बात इसमें ध्यान आ रही है मुझे, इलेक्ट्रोफाइल का साइज के साथ साथ एक और कारण होता है ब्रिज्ड बनने का। ठीक है, यहां से मैं NO प्लस को भी हटा भी रही हूँ। एक पॉइंट और समझें इसमें, इधर ध्यान दें, मैंने हेलोनियम ले लिया क्योंकि उसके पास लोन पेयर था। देखो, ब्रिज्ड बनने के दो रीजन बताए जाते हैं, एक तो साइज वाला फैक्टर तो हम बोल ही रहे हैं कि वो किसी एक पे नहीं जा रहा, पर दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के पास 1 2 3 4 5 6 है ना, अगर लोन पेयर है तो वो क्या करता है, अगर लोन पेयर लेकर आएगा तो बेसिकली इधर तो इससे कनेक्ट हो गया, दूसरी तरफ वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। जहां आपको नॉर्मल कार्बोकेटाइन मिलना चाहिए था ना, जैसे H प्लस ने क्या किया, यहाँ आके जुड़ गया, ये खाली हो गया। अब ये यहाँ पे आके जुड़ा तो सही, लेकिन यहाँ पे जब ये खाली हुआ तो इसने लोन पेयर दिया, और लोन पेयर देने की वजह से ये दोनों के साथ एक साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ब्रिज्ड है। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पर लोन पेयर रखता है, तब भी वो कैसा कार्बोकेटाइन बनाएगा। समझ गए? अब ये बात अलग है कि ये पॉसिबिलिटी इनमें आती ही नहीं है, तो हम साइज के हिसाब से भी बोल देते हैं। क्या H प्लस कभी लोन पेयर ला पाएगा, क्या D प्लस ऐसा कर पाएगा? नहीं ना, तो वो कंडीशन तो उसी में बनेगी। तो यहाँ पे हम एक और बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या हो, एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, तब भी वो हमेशा कैसा कार्बोकेटाइन बनाएगा, ब्रिज्ड। नाइट्रोसोनियम में भी होगा ही, से क्यों मिटाया मैंने, क्योंकि आप NO प्लस भी बनाओगे तो भी एक लोन पेयर तो होगा ही उसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि NO2 प्लस में नहीं होगा, इसमें लोन पेयर नहीं होगा, तो NO प्लस लिखना चाहिए ना कि NO2 प्लस। हालांकि देखो, ये मैं आपको इतना डिटेल बता रही हूँ, जब आप रिएक्शन देखोगे ना तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। H प्लस D प्लस में नॉर्मल कार्बोकेटाइन बनेगा, बाकी सब में बिना रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हम NOCl का भी एडिशन कराते हैं तो भी आपको ब्रिज्ड वाला ही प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सारा पॉइंट केवल मैकेनिज्म समझाने तक है, जब एग्जाम्पल करते हैं तो इतनी सारी बातें हमें देखनी ही नहीं पड़ती। डन।
टाइप 1 लिख लिया सबने? चलो एग्जाम्पल से पहले हम रिएजेंट की कैटेगरी देख लेते हैं। एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रिएक्शन विद। अगर आपके रिएजेंट्स हैं टाइप 1 के, पहले हम उन्हीं को पढ़ेंगे, जैसे HX का एडिशन, H2O का एडिशन हाइड्रेशन, ROH का एडिशन और खुद एसिड का भी एडिशन कर सकते। इन सब में आपके पास कौन सा प्रोसीजर चलेगा? टाइप 1 वाला। कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम टाइप 2। हो गया कंप्लीट टाइप 2? नहीं? इसमें हमेशा एक बात मिस हो जाती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पे बात नहीं करी, हम सीधा इस पे आ गए। चलो मुझे याद दिलाना, ये एग्जाम्पल तो करा दे। रिएक्टिविटी वाले फैक्टर लिखते हैं ना हर बार हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लिखा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में लिखा। कौन कौन से फैक्टर हैं एक बार वर्बली तो बोल दें जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रेट को अफेक्ट करेंगे। तो आरडीएस कौन सा था मेंशन कर लेना, पहला वाला। यहाँ पे भी ये जो पहला स्टेप है उसमें भी लिख लेना, जब पहले में आपने अटैक करा के कार्बोकेटाइन बनाया वही स्टेप क्या है? आरडीएस है। टाइप 1 में लिख लोगे कौन सा था? फर्स्ट स्टेप, जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है। यहाँ भी फर्स्ट स्टेप। अब बात करते कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रेट को अफेक्ट करेंगे। तो नंबर 1, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही फास्ट होगी रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि जितना ज्यादा इस पे नेगेटिव चार्ज क्लाउड होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना फास्ट ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। और तीसरा पॉइंट, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगी। तो 3 पॉइंट्स ही आते हैं, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी, है ना। दोनों बातें एक ही है पर कई जगह डिफरेंस आता है। तो वही बोल रही हूँ कि इस टाइप 1 के बाद नहीं तो टाइप 2 पढ़ने लग जाए हम, तो पहले कुछ एग्जाम्पल कम से कम 4-5 हम रिएक्टिविटी ऑर्डर पे भी करेंगे। चलो पहले तो इसको स्टार्ट करें। HX का एडिशन सीधे एग्जाम्पल करते हैं। तो आपके पास है यहाँ पे PH CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, HCl HBr कुछ भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट बनाते जाओ सीधे। HCl। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले रही हूं, जैसे आपके पास है इथेनाइल है यहाँ पे, मतलब बेसिकली साइक्लोपेंटेन के साथ। तो यहाँ लिया हमने HBr, कुछ नहीं लिया ना सनलाइट ना कुछ, तो डार्क ही मान के चलते हैं। और यहाँ हमने लिया HBr सनलाइट या फिर परऑक्साइड। तो दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट तो डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ रीअरेंजमेंट वाले एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। एक बार इसमें भी एडिशन करा लें, HI
H3O प्लस, चलो पहले 5 ही करें। ठीक है, फर्स्ट वाला बना लिया सीधे, PH CH BR CH3। जब भी आपके प्रोडक्ट में, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूरे ऑर्गेनिक में अगर रिएक्शन से पहले कायरल नहीं था आपका कंपाउंड और आफ्टर रिएक्शन कायरल हुआ, तो ऑलवेज दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं, R और S या प्लस और माइनस। समझ में आया ये? अकायरल कार्बन से अगर कायरल कार्बन बनता है तो हम डिसाइड नहीं करते कि ओरिएंटेशन क्या होगा, दोनों ओरिएंटेशन हमेशा इक्वली पॉसिबल होता है। क्लियर? सेकंड, HCl है, सीधे बनाएंगे क्या? पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, 2 डिग्री से 3 डिग्री में जाएगा, तब जाके इस पे Cl माइनस का अटैक दिखाएंगे। तो कुल मिला के 1 क्लोरो 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस यही ध्यान रखना है इसमें कि टाइप 1 वाला आपको कोई भी दिखता है H+D+, तो रीअरेंजमेंट जरूर कराना। नंबर 3, नॉर्मल HBr में तो वही रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले तो कैटायन बनाएंगे, उसके बाद रिंग एक्सपेंशन होगा इस पर, 1 2 3, 2 3 को तोड़ के 3 को 1 से जोड़ दिया। ठीक है, 2 पे प्लस आ गया, 1 पे क्या रह गया है? मिथाइल। एक बार और होगी शिफ्टिंग, और अब जाके अटैक दिखाएंगे किसका? ब्रोमाइड है ना। क्लियर सबको? 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन समझो इसको, जैसे ही HBr पेरोक्साइड, HBr सनलाइट दिख गया, तो इस बार होगा रेडिकल एडिशन, उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता और एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। तो इस डबल बॉन्डेड पे आप कैसे अटैच करेंगे? है ना, 1 पे आएगा ना ब्रोमो, 2 पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन। HNu या फिर पेरोक्साइड है तो ये रेडिकल एडिशन कराते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिकोव। तो आपको तो पता है पूरे मैकेनिज्म से कि यहाँ कोई नेगेटिव पार्ट नहीं अटैक करता, ब्रोमो रेडिकल अटैक करता है। पर याद कैसे रखते हैं हम कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, उल्टा करना है मार्कोनिकोव का। तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, इसमें किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधे एडिशन होगा, और वो भी एंटी मार्कोनिकोव्स। क्लियर ये पॉइंट कि नहीं? सबको समझ में आ गया ना ये? अच्छा, इसमें एक पॉइंट देखें, इसको भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एक HI नॉर्मल मतलब डार्क, कोई सनलाइट नहीं, और एक HI सनलाइट या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट देखा ही नहीं जाता, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगा दोनों में। तो यहाँ पे आपके पास दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर H आएगा, इधर I आएगा। इतना क्लियर सबको? और यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें कोई फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होता। इन बोथ केसेस हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कहने का मतलब ये है कि फ्री रेडिकल एडिशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो फीजिबल नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा फीजिबल है।
ठीक है, वो आप लोग करेंगे फिफ्थ वाला, मिथाइल साइक्लोब्यूटीन में वाटर का एडिशन। अच्छा, फिफ्थ वाला बाकी है ना, करके बताओ। मिथाइल साइक्लोब्यूटीन में इस बार क्या है, वाटर का एडिशन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन। अब यहाँ पे फिर से H प्लस ही आ रहा है अटैक करने, तो नॉर्मल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। कहाँ बनेगा, 3 डिग्री पे, पर है तो 4 मेंबर रिंग पे, तो एंगुलर स्ट्रेन तो बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इसको सीपीएम में लेके जाएंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके। ठीक है, तो 1 2 3, 2 3 को तोड़ के 3 को 1 से जोड़ दिया, वन पे मिथाइल अभी भी है, पर इसमें कोई फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हम मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, देखो माइनर बनाते तो आपके पास इसके रीअरेंज्ड ये 3 पैटर्न होते हैं, मतलब 3 तरह के कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछते तो तीनों पे बनता है, खुद साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, सीपीएम, और एक ये भी बनता है, ऑल पॉसिबल में। लेकिन यहाँ हमारे पास जब कुछ नहीं लिखा तो मतलब मेजर प्रोडक्ट बताना है, या तो लिख देंगे मेजर बताओ, या लिखेंगे ऑल पॉसिबल बताओ, या कुछ नहीं लिखेंगे, 3 ही बातें हो सकती हैं। तो ऑल पॉसिबल में ही सब बताते हैं, कुछ नहीं लिखा होता तो हम मेजर प्रोडक्ट ही रिपोर्ट करते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट बनता है सीपीएम से। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर। चलो पूरा बता देते हैं एक बार। पहले H2O आएगा तो ऑक्सीजन पे प्लस, फिर यहां से ये हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। सीपीएम का कैसे होता है, देखो बेसिकली यहाँ पे आपके पास इसमें ये जाता है सीपीएम में स्टेबिलिटी लेने के लिए, पर सीपीएम में कार्बोकेटाइन पे स्ट्रेन नहीं है, पर रिंग में तो स्ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से टूटता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये इधर शिफ्ट कर जाता है। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो प्लस इस पे आ जाएगा, तो रिंग भी टूट गई। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें मेजर किससे मिलता है, सबसे ज्यादा अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें तो वो किसकी है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। ठीक है, अदर फैक्टर छोड़ दें तो इन तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन है, सीपीएम। कार्बोकेटाइन पे तो स्ट्रेन नहीं है, दोनों बातों में अंतर समझो ना। आप इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराते थे कि नहीं, रीअरेंजमेंट पढ़ा, क्यों कराते थे, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 120 चाहिए, इस कार्बोकेटाइन को 120 चाहिए, मिल रहा है, ये sp3 कार्बन है, 109 नहीं मिल रहा, 60 मिल रहा है, 120 से या 90 था, और ये कार्बोकेटाइन तो स्टेबल हो गया ना, ये रिंग तो दूसरा पार्ट है इसका, तभी तो ये बैक भी जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत, थोड़ा इधर भी जाता है, लेकिन फिर भी 66% के अबाउट कंसंट्रेशन इसकी रहती है। कहने का मतलब मेजर प्रोडक्ट तीनों में यही बनाता है, तो कुछ नहीं दिया होता तो आप सीपीएम से ही बनाओगे ना। क्लियर, ठीक है।
अब इसमें ना एक क्वेश्चन ऐसा है, जेई ने कंफ्यूज कर दिया, अदरवाइज कंफ्यूज इसलिए कर दिया, यहाँ 3 डिग्री बनाया, हम जब भी इसमें रिएक्शन कराते हैं तो हम रिंग का एक्सपेंशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बाहर बन रहा है 5 के, तो 6 मेंबर्ड रिंग्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन 5। और दोनों ऑप्शन दिए भी हैं, लेकिन उन्होंने ये माना है कि अगर 3 डिग्री बन रहा है तो आप 3 डिग्री पे ही प्रोडक्ट बनाओ, मेजर प्रोडक्ट, यानी कि रिंग के स्ट्रेन से ज्यादा कार्बोकेटाइन की डिग्री को प्रेफर किया, जबकि दूसरा ऑप्शन 6 मेंबर्ड वाला भी था, फिर भी उन्होंने इसी को आंसर माना। तो मैं इससे कन्विंस नहीं हूं, पर जो है वो बता रहा हूं। मेरा कन्विक्शन तो यही कहता है कि 3 डिग्री बन रहा है तो क्या हुआ, यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है, तो होना चाहिए था ना, 6 मेंबर्ड बनना चाहिए। और ये देखो, ये भी बहुत स्टेबल होगा, 6 मेंबर्ड भी होगा और 3 डिग्री भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो केवल हम रिंग को एक्सपैंड करा रहे हैं, तो दैट मस्ट बी द आंसर। अब ये नहीं देते ऑप्शन में तो भी हम मान लेते, तो ये भी दिया और ये भी दिया। मेरे हिसाब से इसको ही टिक करना चाहिए। हो सकता है कि उनसे गलती हो गई हो, दोबारा वो सुधार लें, आप उनकी गलती को फॉलो करो और पता चले कि उन्होंने अपना कंसेप्ट सुधार लिया, तो मतलब मेरे हिसाब से अपने कंसेप्ट पे टिके रहना चाहिए। और हमारा कंसेप्ट यही कहता है कि यही ज्यादा स्टेबल बन रहा है, मतलब इन जनरल आप 3 डिग्री पे रीअरेंजमेंट नहीं कराते, पर यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड बन के भी फिर वापस से क्या बन रहा है, 3 डिग्री। इसमें मेरे को ऐसे मत देखो, शीट को देखो और जेई को देखो, वो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, अब उनके हिसाब से मैं वो पढ़ा दूं और पता चले कि उन्होंने ही सुधार कर लिया कि नहीं अब तो रिंग एक्सपेंशन को ज्यादा मानेंगे। मैंने आपको सिर्फ ये क्लियर कर दिया, एक्सरसाइज 3 करते वक्त ये सवाल आएगा आपके सामने और आप इसी को आंसर मानोगे, ये ऑप्शन में देना नहीं चाहिए था ना, अगर यही बनवाना था तो मत देते, कुछ भी गड़बड़ कर देते, एक मिथाइल हटा देते, है ना, या और कोई पोजीशन कर देते। इसके अलावा और कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पे हम कंफ्यूज हो, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने कंसेप्ट पे टिके रहें। चलो अगला, अब यहाँ पे आप कर ही लोगे रीअरेंजमेंट, तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें, मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बता देती हूँ पहले। रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स, पहले फैक्टर तो बताएं, रिएक्टिविटी फैक्टर्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसकी ज्यादा चिंता है क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे सवाल जो आते हैं ना वो रिएक्टिविटी पे तो पूछते ही पूछते हैं, किसी ना किसी भी मैकेनिज्म की, कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो हर मैकेनिज्म के बाद हम रिएक्टिविटी ऑर्डर जरूर देखते हैं। तो क्या क्या फैक्टर है बोलो। नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी, एल्कीन की या एल्काइन की, ऑफ रिएक्टेंट, that is also directly proportional to rate। एंड लास्ट, इस पे कभी पूछा ही नहीं जाता, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। तो एक जनरल ऑर्डर आता है हमारे पास, जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर कोई एल्कीन है जिसपे आपने चारों एल्काइल ग्रुप लगाए, फिर 3, फिर 2,
दो में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, सिस और ट्रांस, और फिर एक रह गया, एक पे दो आर अलग से एग्जाम्पल में करेंगे, और फिर दो के बाद एक, और फिर एक भी नहीं। तो क्या होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? डिक्रीजिंग है, सबसे ज्यादा फर्स्ट। ठीक है, अब इन दोनों में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सिस और ट्रांस में। तो कैसे सोचेंगे, देखो सिस और ट्रांस में कार्बोकेटाइन तो बराबर ही बनेगा ना, लेकिन जहां पे एक तरफ दो छोटे ग्रुप हैं हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान होगा। वहीं ट्रांस में देखें तो दोनों ही तरफ एक बल्कि ग्रुप बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी तरफ से अटैक करे उसे रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिस की रिएक्टिविटी ट्रांस से ज्यादा है, बाकी इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि कार्बोकेटाइन सेम बन जाता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए कि कार्बोकेटाइन सेम बन रहा है, सेम डिग्री का, तो आप क्या देखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी एल्कीन पे ज्यादा थी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करो इसके भी। जैसे हमारे पास है यहाँ पे आइसोब्यूटाइलिन, 2 ब्यूटीन, स्टायरीन, इसका कॉमन नेम जानते हो? इस वाले का नहीं, क्या बोलते हैं इसको, स्टिल्बीन। एक और लिख देती हूँ इसमें, ठीक है, अब आ रही है ना आवाज? चलो बताएं जरा, अच्छा इसको कंप्लीट तो कर लें।
हो गया। चलिए फर्स्ट में देखें, यहाँ पे पहला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपके पास। सेकंड में कुछ भी करें 2 डिग्री बनेगा। थर्ड वाले में 2 डिग्री बेंजाइलिक बन रहा है, और सब में हम H प्लस मान के चल रहे हैं, कार्बोकेटाइन बनाएंगे इंटरमीडिएट देखेंगे। फोर्थ वाले में 3 डिग्री बेंजाइलिक, और फिफ्थ वाले में 2 डिग्री बन रहा है, नहीं बेंजाइलिक नहीं है, नॉन बेंजाइलिक है। हाँ, अब इसीलिए फिफ्थ वाला डाला। रीअरेंजमेंट करेगा पर जो रिएक्टिविटी देखी जाएगी वो फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन से देखी जाएगी, ठीक है, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा 4 के बाद, हाँ थर्ड है, बिल्कुल सही। इसके बाद फर्स्ट। अब इन दोनों में नहीं नहीं, 2 और 5 में क्यों, ये तो 2 डिग्री रहेगा ना, और ये 2 डिग्री है। सुन लो एक मिनट इस पॉइंट को। अगर पहले बने हुए कार्बोकेटाइन दोनों बराबर डिग्री के हैं, तब चेक करेंगे क्या कि रीअरेंजमेंट के बाद कौन ज्यादा स्टेबल। लेकिन अगर पहले एक 3 डिग्री एक 2 डिग्री है, तो आपको चेक नहीं करना रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट सिर्फ कब कराएंगे, जब फर्स्ट लेवल पे वो दोनों सेम डिग्री के कार्बोकेटाइन बन रहे हो। क्लियर। तो यहाँ पे अब 5 आएगा और सबसे एंड में कौन आएगा, सेकंड। क्लियर कि नहीं। पहले क्या देखना है, फर्स्ट लेवल पे फर्स्ट कार्बोकेटाइन, जिसका फर्स्ट कार्बोकेटाइन आपको दिख गया कि हाँ यही ज्यादा स्टेबल है, उसको तो आप मोर रिएक्टिव बता दो। लेकिन फर्स्ट लेवल पे दोनों जगह 1 डिग्री बन गए, दोनों जगह 2 डिग्री बन गए, तो फिर ये देखो कि रीअरेंजमेंट के बाद कौन ज्यादा स्टेबल बना सकता है। क्लियर। जैसा सेकंड में 2 डिग्री बना, इसमें भी 2 डिग्री बन रहा है, लेकिन इसके पास एक पॉसिबिलिटी है कि ये 2 डिग्री बेंजाइलिक बन सकता है, पर उसके पास तो कोई फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्लियर आप सबको। चलो सेकंड वाले में बताएं। स्टिल्बीन, या अब इसका तो कोई कॉमन नेम नहीं है। देखो लगता है हमें स्टिल्बीन, लेकिन अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो एक ही फिनाइल जो है वो रेजोनेंस दे पाएगा, दूसरा फिनाइल तो केवल माइनस ही लगाएगा, ठीक है ना। वहीं अगर हम दूसरे वाले में देखें तो बेंजाइलिक तो ये भी बन जाएगा, और दूसरी तरफ से उसको क्या मिलेगा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, तो सेकंड वाले एग्जाम्पल में ये थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट आता है कि आप केवल नंबर ऑफ फिनाइल एक ही कार्बन पे होते हैं तो ठीक था, कार्बोकेटाइन वही बनता, लेकिन दोनों डिफरेंट पे हैं तो रेजोनेंस तो एक ही प्रोवाइड करेगा ना। क्लियर। चलिए थर्ड वाला बताएं। थ्री कैसे आ गया थर्ड वाले में, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको तो 3 नहीं मान रहे ना, 3 2 1 बोल रहे हो। फर्स्ट वाले में प्लस एम का ग्रुप बैठा हुआ है, तो इसे इग्नोर कैसे कर सकते हो। यहाँ पे कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्लियर। सेकंड वाले में बेंजाइलिक, और थर्ड वाले में तो सबसे ही कम स्टेबल है। इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं समझ आया, यहाँ रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ दोनों जगह रेजोनेंस मिल रहा था, तब हमने इसका इफेक्ट देखा। पर यहाँ जब एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है एक विदाउट रेजोनेंस है, तो कोई चांस ही नहीं है ना कुछ चेक करने का। रेजोनेंस स्टेबलाइज ही क्या होगा, ज्यादा होगा स्टेबल। तो क्या ऑर्डर आया, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। तो जब भी प्लस एम का ग्रुप आपको दिख रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि आप ट्राइफिनाइल भी लगा दोगे ना, तो भी प्लस एम वाला ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट करता है।
कार्बोकेटाइन बनाओ फिर करो, मैं आपको डायरेक्ट कहाँ बता रही हूँ, हर जगह कार्बोकेटाइन पहले बना रही हूँ कि नहीं, तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करें, कार्बोकेटाइन बनाओ उसके बाद कंपेयर करो। ये सब इसमें प्लस एम के ग्रुप बैठे हुए हैं 1 2 और 4 में। 1 में कहाँ बनाएंगे कार्बोकेटाइन बताएं जरा, नाइट्रोजन के पास, ताकि इसको स्टेबिलिटी मिल सके। इसमें कहाँ बनाएंगे, चांस ही नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ बनेगा, इस पे या इस पे, तो यहाँ बना रहे हैं, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद चेक नहीं करना, पहले ही चेक करना है। इसमें क्या बन गया, तो इन दोनों में किसको आगे रखेंगे, 3 डिग्री को। क्लियर। सपोज यहां भी 2 डिग्री बनता, अब इसको आगे रखते हैं, क्योंकि ये रीअरेंज करके स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। ठीक है, लास्ट वन, ऑक्सीजन के पास, अब बताओ प्लस एम किसका ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का। ठीक है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वही आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होगा, तो सबसे पहले 1 4 3 2। चलो, ये सब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ही है, एक और केस दे रहे हैं, वो भी कार्बोकेटाइन पे ही है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने लिखा साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन एंड साइक्लोहेक्सीन, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सीन से बनेगा सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन, मिनिमम स्ट्रेन होगा, और साइक्लोप्रोपीन से बनेगा सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड, हाँ अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, तो कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है, ये बनाऊं कार्बोकेटाइन, क्लियर है ये तो। अगर हम दें एक तरफ साइक्लोब्यूटीन, फिफ्थ की बात कर रहे हो, हाँ, रीअरेंज करने के बाद, वो तो तब की बात है जब सीपीएम सीधा बन रहा हो, अदरवाइज साइक्लोब्यूटाइल केटाइन अगर फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन है तो ये इससे आगे नहीं जाएगा। इसमें ऑलवेज आपको फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन ही देखना होगा, आप कोई भी रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक कर लो, है ना, हमेशा इसमें आपको यही डिफरेंस देखने को मिलता है कि आफ्टर रीअरेंजमेंट नहीं देखते हम। फोर्थ वाले में, सेकंड में इसका लोन पेयर यहां तो नहीं जा रहा ना, कॉन्जुगेशन नहीं है, कार्बोकेटाइन यहां बनाया, वही पॉइंट है, फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन जो बन रहा है हम उससे रिएक्टिविटी चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर ये 2 डिग्री ही बन रहा होता, क्या ऐसे कैसे डबल बॉन्ड तोड़ोगे, तो या तो इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा, तो प्लस या तो इस पे आएगा या इस पे आएगा, ऐसे थोड़ी हम कहीं भी रख सकते हैं, किस पे, हाँ आ सकता है ना, पर वहां पे अगर हम प्लस लाते तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी हम खत्म कर देते, तो प्लस हम कम से कम ऐसी जगह तो लाए कि ये रीअरेंजमेंट करके स्टेबलाइज कर सके। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम शॉर्ट टर्म नहीं देखते, हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखते हैं कि वहां पे आफ्टर रीअरेंजमेंट उसको प्लस एम मिलने वाला है, माइनस आई नहीं इतना इफेक्टिव लग रहा। चलो बताओ इसका आंसर जल्दी से, 6 का 3 2 1। देखो, इसमें बनाओगे कार्बोकेटाइन साइक्लोब्यूटाइल, इसमें कहाँ बनाऊंगी मैं कार्बोकेटाइन, बिल्कुल सही, सीपीएम बनाएंगे सीधा, और इसमें कहाँ बनाएंगे,
डबल बॉन्ड को तोड़ के सपोज इधर H जोड़ दिया प्लस यहाँ, तो ये एरोमेटिक बन गया, ये आपका CPM हो गया। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया 3, 2, 1। ठीक, बहुत बेसिक एग्जाम्पल एक ये भी है, स्टाइरीन में अगर हम ग्रुप्स लगा देते हैं चलो इसमें बताएं रिएक्टिविटी ऑन। सब स्टाइरीन के डेरिवेटिव्स हैं, सब में बेंजीन पे हमने अलग अलग ग्रुप लगाए हुए हैं। ये बताओ यहां तक हो गया, 4 तक? कर लो उसको। हो गया। सबसे ज्यादा स्टेबल OCH3, क्योंकि देखो सब जगह, इधर समझे, कार्बोकेटायन तो हर जगह बेंजाइलिक ही बनने वाला है ना। डबल बॉन्ड हटाओगे, H+ रखो अपने पास, है ना, कि H+ जोड़ना है हमें, तो H+ जोड़ दिया, यहाँ बनेगा 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, बेंजाइलिक बेंजाइलिक बेंजाइलिक। कुल मिला के अब जो बेंजीन पे ग्रुप है वो कंट्रोल करेंगे ना कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो पैरा पोजीशन पे अगर मिथॉक्सी है +M, मेटा पे NH2 है, पैरा पे Cl है, कहीं भी आ जाए ये तो -I लगाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला, ठीक है, +I और HC। तो अब ओवरऑल हमारे पास आया सबसे आगे 1/4, इन दोनों में डिस्टेंस देखेंगे कि -I देखेंगे? डिस्टेंस पहले देखेंगे। हाँ तो दूर है ना। क्लियर? चलो अब इधर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ विनाइल ईथर। इसे हाइड्रोलिसिस हम क्यों बोल रहे हैं? हम तो पढ़ रहे थे अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो बेसिकली यही बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन विनाइल ईथर, ये हाइड्रोलिसिस कहने के लिए, पर हो क्या रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर रिएक्टिविटी तक कंप्लीट हो गया है तो आप समझें, नहीं हुआ? H+ ही ले लेती हूँ, हाइड्रोलिसिस करें। स्टॉप राइटिंग। देखो H+ यहाँ पे 2 जगह अटैक कर सकता है, या तो एल्कीन वाले डबल बॉन्ड पे या ऑक्सीजन पे। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज देखते हैं। अगर मैंने ऑक्सीजन पे इसका अटैक कराया तो यहां बन जाएगा R-OH+, और ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो वो रखेगा तो है ही नहीं प्लस अपने पास, वो तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाए। तो हम तो बहुत बुरी सिचुएशन में आ गए। फिनाइल कार्बोकेटायन, क्या ये रिएक्शन इधर प्रोसीड करेगी? नहीं, खत्म ये पॉसिबिलिटी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? डबल बॉन्ड पे अटैक। अगर ये हाइड्रोजन सोच समझ के इस कार्बन पे जाए लेफ्ट साइड, तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा? अभी बनाया हमने एग्जांपल्स में, +M के पास, बताया ना आप लोगों ने, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास। क्यों? क्योंकि वहां पे, तो अनडाउटेडली ये प्रोसेस बिल्कुल भी प्रोसीड नहीं करेगा, रिएक्शन उस पाथ को फॉलो करेगा। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ। अब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करके कार्बोकेटायन बना दिया, ऑलरेडी +M के पास है, तो क्या इसे रीअरेंज करने की जरूरत है?
कोई जरूरत नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल है कोई भी वाटर के अलावा, तब तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल वाटर है तो क्या होगा देखते हैं। H2O है हमारे पास, एक स्टेप स्किप करते हैं, वो पहले OH2 प्लस बनाते हैं, फिर H प्लस निकालते हैं, सीधा H प्लस हटा दिया। RCH2, CH पे कौन आ गया, और पहले से कौन था। अगर एक ही कार्बन पे एक ईथर एक अल्कोहल हो, अनस्टेबल होता है, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल ना तो एसिडिक मीडियम में रह सकता है और ना ही बेसिक मीडियम में, तो जिस पे स्क्वायर लगा दिया ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। बन रहा होगा इंटरमीडिएट कंपाउंड, पर प्रोडक्ट की तरह नहीं मिल रहा, तो क्या करें, आगे रिएक्शन और चलेगी, ठीक है। फिर से आएगा H प्लस, अब H प्लस कहाँ जाके अटैक करेगा, दोनों जगह जा सकता है, पर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, ऑब्वियसली OH वाटर है ना, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो वाटर लीव नहीं करेगा, लीव किसको करना पड़ेगा, अल्कोहल को, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, ये बनाया, इस पे चला गया H प्लस, ROH निकाल दिया, सीधे दिखाते हैं, यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा, ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देगा, कुल मिला के H प्लस हटा देगा। कर दें एक ही स्टेप में, क्या बन गया, एल्डिहाइड प्लस लीव कौन करके गया, एल। अब इसको डायरेक्ट समझो कैसे करना है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा दो, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं मिटा यहाँ पे आपको मैं अलग से लिख के बता देती हूँ, डायरेक्ट ट्रिक क्या है इसको करने की, ये बता रहे हैं। ये है ना OR डैश, जब भी आपके पास वाटर आता है, हाइड्रोलिसिस करना है, कोई और न्यूक्लियोफाइल है तो ये पूरा प्रोसेस से जाएंगे, एक ही स्टेप तो बढ़ रहा है, लेकिन वाटर आता है तो सीधे क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, और बिल्कुल H इस तरफ और OH इस तरफ जोड़ देंगे। अब पूरे मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, क्या बन गया यहाँ पे, इनॉल बन गया, इनॉल को टॉटमराइज करोगे तो क्या मिल जाएगा, वही मिलेगा ना, एल्डिहाइड, कीटो फॉर्म। अरे तो कीटो फॉर्म या एल्डिहाइड तो है क्योंकि इनॉल 1 डिग्री पे मतलब टर्मिनल पे बन रहा है, तो इसका कीटो फॉर्म क्या होगा, आया समझ में। तो जब भी विनाइल ईथर दिख रहा है और वाटर डाला हुआ है, तो आप सीधे रिएक्शन क्या करोगे, OR वाला बॉन्ड तोड़ के एक तरफ एल्कोहल एक तरफ इनॉल, फिर इनॉल को अपने आप टॉटमराइज करा देंगे, ठीक है। पर ये प्रोसीजर नहीं करना है ना, ये बिल्कुल भी यहाँ पे फिजिबल नहीं है। विनाइल ईथर तो समझ गए ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से OR का जुड़ा होना विनाइल ईथर कहलाता है।
हो गया? कहाँ तक लिखा? ये लिख लिया? एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप खुद से करके लाना। ठीक है, ये है आपके पास कंपाउंड जिसमें आपको कराना है एडिशन, एक बार H3O प्लस का, एक बार ROH H प्लस, या फिर हम लिख सकते हैं, वाटर नहीं होना चाहिए बिल्कुल, तो अल्कोहल का एडिशन करा रहे हैं एनहाइड्रस, और एक बार हम एडिशन करा रहे हैं, यही लिख देती हूँ, RCOOH का। ठीक है, तो सेम कंपाउंड है, तीन अलग अलग रिएजेंट है, एक बार वाटर एडिशन, एक बार अल्कोहल एडिशन, और एक बार एसिड का एडिशन। तो फर्स्ट वाले में कैसे करेंगे? डायरेक्ट तोड़ के, है ना, ये बॉन्ड तोड़ के HOH जोड़ देंगे और जो इनॉल बनेगा उसको टॉटोमराइज करा देंगे। सेकंड वाले में क्या करेंगे? मैकेनिज्म से करेंगे, और थर्ड में भी मैकेनिज्म से करेंगे। इतना काम कर लेंगे, सिंपल है। मैकेनिज्म से मतलब कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज तो वैसे भी नहीं होगा, और कार्बोकेटाइन बनाने के बाद ये देखना है न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक कर रहा है। क्लियर? ठीक है, इतना काम कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट क्लास में एल्कीन्स का एडिशन तो लगभग पूरा होगा इस हफ्ते में, मतलब हम ये कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर। ORM2, फिर ORM2 की शीट डिस्कस होगी, एक्सरसाइज 1 और 3 डिस्कस होगी, है ना। 2 अभी नहीं डिस्कस कर पाएंगे, इतना भी कर लें तो बहुत है, 1 और 3, फिर हम ORM3 पे आ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, ORM3 जो है वो तो फिर भी मतलब 4 उतना लेंदी नहीं है, पर 3 तो अभी वो भी लेंदी है। SN1 SN2 सारी चीजें हैं उसमें, SNI। खैर करो, शीट करना स्टार्ट कर दो, कहने का मतलब ये है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला पार्ट छोड़ के बाकी सवाल आप अपने आप समझ सकते हैं कि कौन से मैकेनिज्म से हो रहे हैं। ठीक है ना? थैंक यू।